वेलकम गाइस। पार्लियामेंट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जिनके पास लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन है उन्होंने एक करेक्शन करनी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट टॉपिक में। इसमें स्पीकर का रिमूवल रेजोल्यूशन विद स्पेशल मेजोरिटी दिया गया है इस इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी पार्ट में। यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी लिखा गया है, उसकी जगह पर आपने इफेक्टिव मेजोरिटी कर लेना है, क्योंकि स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर एंड डेप्यूटी चेयरमैन इनका रिमूवल रेजोल्यूशन विद इफेक्टिव मेजोरिटी पास होता है, ना कि स्पेशल मेजोरिटी। 7th एडिशन में ये करेक्शन कर दी गई है। जिनके पास 6th है उन्होंने भी ये करेक्शन करनी है। इसके साथ आपने एक चीज क्रॉस चेक करनी है, स्पीकर का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। लक्ष्मीकांत में 7th रैंक दिया गया है, बट इसका रैंक 6 होता है, और ये मैंने गूगल पर भी चेक करा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा इन दोनों का ही 6th रैंक है। ये कोई प्रेप वेबसाइट थी, इसका भी मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया है। गूगल पर भी मैंने हर जगह पर चेक करा है, 6th ही लिखा हुआ था। हो सकता है ये 5A को लक्ष्मीकांत में 6 कंसिडर करा गया और उसके बाद फिर ये रैंक 7th बन गया। तो इस चीज़ को आपने एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के केस में स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर एंड पैनल ऑफ चेयरपर्सन प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। एंड ऐसे ही राज्यसभा के केस में है चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन एंड पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। यहाँ पर वाइस चेयरपर्सन वर्ड यूज करा गया है ताकि चेयरमैन के साथ नेम का कंफ्यूजन ना हो। तो इस नॉमेनक्लेचर को डिफरेंट रखने के लिए ही यहाँ पर पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन रखा गया है। सबसे पहले लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं स्पीकर। इसको लोकसभा का हेड माना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव भी, एंड ऐसे ही लोकसभा का चीफ स्पोक्स पर्सन भी। दैट इज, अगर किसी मेंबर के, हाउस के जितने भी मेंबर हैं उनके बिहाफ पर अगर किसी को बोलने की अथॉरिटी है तो वो सिर्फ स्पीकर के पास है। ऐसे ही हाउस में फाइनल डिसीजन मेकर भी स्पीकर ही है। इनफैक्ट हाउस में कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर भी फाइनल अथॉरिटी स्पीकर के पास ही है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की जो पावर होती है वो जुडिशरी के पास है, बट सिर्फ अगर हाउस में, लोकसभा में देखना हो तो वो पावर स्पीकर को दी गई है। ऐसे ही लोकसभा का रूल मेकर भी स्पीकर ही है, एंड हाउस के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी पावर्स, प्रिविलेजेस, उनका गार्डियन भी स्पीकर को ही माना जाता है। सबसे पहले इसका इलेक्शन देखते हैं। बाय कन्वेंशन स्पीकर रूलिंग पार्टी से आता है और जो डेप्यूटी स्पीकर है वो ओपोजिशन पार्टी से आता है। जब भी कोई पार्टी विन करती है इलेक्शन, उसके बाद एक न्यू लोकसभा की फॉर्मेशन होती है। न्यूली लोकसभा जब भी आएगी उसके बाद प्रेसिडेंट सबसे पहले हाउस को एड्रेस करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट हाउस को दो बार एड्रेस करते हैं। एक तो हर जनरल इलेक्शंस के बाद जब न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आती है, एक तो उस टाइम पर, और दूसरा हर साल भी ये हर फाइनेंशियल ईयर भी करते हैं एक न्यू सेशन के लिए। तो जब भी न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आएगी प्रेसिडेंट हाउस को एड्रेस करेंगे। उसके साथ ही प्रेसिडेंट एक प्रो टेम स्पीकर को अपॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी स्पीकर को अपॉइंट नहीं करा गया है, क्योंकि स्पीकर लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग के बाद ही अपॉइंट करा जाता है। उस टाइम तक, जब तक स्पीकर अपॉइंट नहीं हो जाता, प्रेसिडेंट एक प्रो टाइम स्पीकर अपॉइंट करेंगे जो कि हाउस का सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, और उसके साथ ही प्रेसिडेंट इलेक्शन की डेट भी अनाउंस करेंगे। फिर उसी डेट को ही, अब देखिए, प्रेसिडेंट ने प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करा था, साथ में ही इलेक्शन की डेट भी फिक्स कर दी। अब क्योंकि प्रोटेम स्पीकर हाउस को प्रिजाइड कर रहे हैं, तो स्पीकर का जो इलेक्शन होगा उसको भी प्रोटेम स्पीकर ही प्रिजाइड करेंगे। उसके बाद फिर जितने भी लोकसभा के मेंबर हैं उनमें से किसी एक पर्सन को स्पीकर इलेक्ट कर लिया जाता है, और इलेक्शन में प्रिजाइड किसने करा था? प्रोटेम स्पीकर ने। और उसके साथ ही जैसे ही लोकसभा में से किसी को स्पीकर अपॉइंट करा गया, उसके साथ ही जो प्रो टेम स्पीकर था वो एक नॉर्मल एमपी बन जाएगा, एक ऑर्डिनरी मेंबर के जैसे होंगे ये। अब देखिए, स्पीकर ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ लोकसभा ही ऑफिस में रहते हैं। जब तक एक नई इलेक्शन के बाद न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की सीटिंग हो नहीं जाती, तब तक जो ऑलरेडी स्पीकर चल रहे थे लास्ट लोकसभा के, वो ही कंटिन्यू रहते हैं ड्यूरिंग दी होल लाइफ ऑफ लोकसभा। अब इनकी वैकेंसी कैसे होती है, ऑफिस कैसे वेकेट कर सकते हैं? एक तो देखिए, अगर हाउस के मेंबर ही नहीं रहेंगे, क्योंकि हाउस के मेंबर्स में से ही, लोकसभा मेंबर्स में से ही तो स्पीकर को इलेक्ट करा गया था, और अगर वो मेंबर ही नहीं रहे तो वो ऑब्वियसली फिर
वो स्पीकर भी नहीं रहेंगे। ऐसे ही अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर, उसके साथ ही अगर इनके अगेंस्ट रिमूवल रेजोल्यूशन मोशन चल रही है, देखिए अगर रेजोल्यूशन मोशन देनी है तो उसके लिए पहले स्पीकर को 14 डेज का एडवांस नोटिस दिया जाता है, और ये रिमूवल रेजोल्यूशन पास होती है विद इफेक्टिव मेजोरिटी, दैट इज मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। उस टाइम पर देन मेंबर्स, उस टाइम पर लोकसभा के कितने मेंबर्स थे उसकी मेजोरिटी देखी जाएगी इस रिमूवल रेजोल्यूशन को पास करने के लिए, ना कि स्पेशल मेजोरिटी, क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी के लिए टू थर्ड पार्ट भी देखा जाता है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। इसके साथ ही देखिए जब इसके अगेंस्ट, स्पीकर के अगेंस्ट ये रिमूवल रेजोल्यूशन चल रहा होगा, उस टाइम पर ये हाउस को प्रिजाइड नहीं करेंगे और ना ही ये वोट कर पाएंगे इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। अब ये एक नॉर्मल एमपी के जैसे ही फर्स्ट इंस्टेंस पर ही वोट करेंगे। फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब क्या है कि जब हाउस की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, हाउस की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और फर्स्ट टाइम सारे हाउस के एमपी जब वोट करेंगे उसके साथ ही स्पीकर भी वोट करेंगे एक नॉर्मल एमपी के जैसे, जब इनके अगेंस्ट रिमूवल रेजोल्यूशन चल रहा है। बट अगर ऐसा नहीं है, इनके अगेंस्ट नॉर्मल रिमूवल रेजोल्यूशन अगर नहीं चल रहा है, तो उस केस में स्पीकर सिर्फ कास्टिंग वोट ही एक्सरसाइज करते हैं। कास्टिंग वोट इसकी स्पीकर की एक स्पेशल पावर है जो इनको दी जाती है एक टाई को रिजॉल्व करने के लिए। अगर हाउस के मेंबर्स से लोकसभा के हाफ मेंबर ही आए कर रहे हैं किसी बिल पर और हाफ मेंबर ही नो कर रहे हैं, तो यहाँ पर टाई हो जाएगी, और इस टाई को ब्रेक करने के लिए फिर स्पीकर कास्टिंग वोट एक्सरसाइज करते हैं। ये स्पीकर की एक स्पेशल पावर है। अब देखते हैं स्पीकर के रोल्स, पावर्स एंड फंक्शंस। 3 सोर्सेज होते हैं स्पीकर की पावर के। सबसे पहले है एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड उसके साथ ही सेकंड सोर्स है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। इससे रिलेटेड है आर्टिकल 118, इसको आप याद रख सकते हो। रूल्स ऑफ प्रोसीजर मतलब कि हाउस में जो भी बिजनेस कंडक्ट करा जाएगा, जो भी एजेंडा होगा हाउस का, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, एंड बिजनेस का कंडक्ट कैसे होगा, बिजनेस को कैसे कंडक्ट करा जाएगा, कैसे इसकी ट्रांजैक्शन होगी लोकसभा में, इन सारी चीजों को ही आर्टिकल 118 में मेंशन करा गया है। इसी से रिलेटेड ही है रूल्स ऑफ प्रोसीजर, और इन्हीं रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी स्पीकर की पावर दी गई है। तो सेकंड सोर्स है ये, एंड थर्ड सोर्स है पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस एक जनरल ट्रेडिशंस हैं या फिर कस्टम्स जो कि ओवर द टाइम्स यूज करना स्टार्ट कर दी गई हैं। इनको ना तो कहीं पर लिखा गया है और ना ही किसी रूल में इनको स्पेसिफाई करा गया है, बस ये ओवर द टाइम एक कस्टम के जैसे, एक ट्रेडिशन के जैसे कन्वेंशन बन चुकी है, और उन्हीं कन्वेंशन से भी स्पीकर के पास कुछ पावर्स आती हैं। अब सबसे पहली जो इसकी स्पीकर की पावर है और सबसे इम्पॉर्टेंट पावर है ऑर्डर एंड डेकोरम को मेंटेन रखना। देखिए हाउस में ऑर्डर और डेकोरम, डेकोरम का मतलब है डिसिप्लिन को बनाए रखना, और हाउस की डिग्निटी बनी रहे, लोकसभा की डिग्निटी बनी रहे, इस चीज को बनाए रखने का काम भी स्पीकर का है। जब भी कोई हाउस का मेंबर, हाउस की प्रोसीडिंग चल रही होगी उसमें हाउस का मेंबर भी बोलेगा, ठीक है, वो वोट करेंगे किसी भी मैटर पर, जो भी वो स्पीच डिलीवर करेंगे, उस चीज से हाउस का डिसिप्लिन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हाउस की डिग्निटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इस चीज को बनाए रखने का काम और इसके जो फाइनल पावर होगी इसके रिगार्डिंग वो स्पीकर के पास ही है। इसके साथ ही जो फाइनल इंटरप्रेटर है, ये भी मैंने ऑलरेडी बताया है कि हाउस में, सिर्फ हाउस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फाइनल इंटरप्रेटर ही सुप्रीम कोर्ट ही है। इसके साथ ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर, हाउस में बिजनेस का कंडक्ट कैसे होगा, इसके रिगार्डिंग भी फाइनल इंटरप्रेटर स्पीकर ही है। एंड साथ में ही पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स मतलब कि जो ओवर द टाइम कुछ एग्जाम्पल्स बन चुकी हैं, कोई जजमेंट्स हैं जिनको हाउस में यूज करा जा रहा है एक रेफरेंस के वे में, उन प्रेसिडेंट्स का फाइनल इंटरप्रेटर भी हाउस में स्पीकर ही है। अगर अदरवाइज देखें, इन प्रेसिडेंट्स का, इन जजमेंट्स का फाइनल इंटरप्रेटर भी जुडिशरी को ही माना जाता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर भी जुडिशरी को माना जाता है, बट सिर्फ हाउस में ही ये पावर स्पीकर को दी गई है। इसके साथ ही हाउस में क्वोरम बनाए रखना, क्वोरम होता है 1/10 मेंबर। 1/10 मेंबर अगर हाउस की प्रोसीडिंग्स चलनी है, हाउस की प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए 1/10 स्ट्रेंथ होनी चाहिए हाउस में। अगर लोकसभा की बात करें तो ये 55 हो जाएगा,
अगर हम 545 टोटल स्ट्रेंथ लेके चलें तो 55 मेंबर्स हाउस में प्रेजेंट होने चाहिए लोकसभा में, तभी हाउस की प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू हो पाएंगी। और अगर ऐसा नहीं है, हाउस में अगर कोरम नहीं है, तो उस केस में फिर स्पीकर हाउस को या तो एडजर्न कर देंगे या फिर हाउस को सस्पेंड कर देंगे। इसके साथ ही स्पीकर के पास फर्स्ट इंस्टेंस की पावर नहीं होती है, वोटिंग इन फर्स्ट इंस्टेंस वो पावर नहीं होती है, बट इनके पास कास्टिंग वोट की पावर होती है, एक टाई को ब्रेक करने के लिए, डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए। फर्स्ट इंस्टेंस की पावर एक नॉर्मल एमपी के जैसी इनके पास आएगी जब इनके अगेंस्ट रिमूवल रेजोल्यूशन चल रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पर ये हाउस को प्रिजाइड नहीं कर रहे होंगे। उस टाइम पर बस एक ऑर्डिनरी मेंबर के जैसे ही हाउस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड हाउस में बोल सकते हैं एंड फर्स्ट इंस्टेंस पर वोट भी कर सकते हैं। दैट इज एक नॉर्मल प्रोसीडिंग्स पर भी ये लोग फिर स्पीकर वोट कर पाएंगे। उसके साथ ही इनको ज्वाइंट सीटिंग सम्मन करने की पावर भी दी गई है, ज्वाइंट सीटिंग को प्रिजाइड करने की। ज्वाइंट सीटिंग देखिए, एक तो होती है ऑर्डिनरी बिल के केस में एंड दूसरी होती है फाइनेंशियल बिल के केस में। मनी बिल के केस में कोई भी ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है एंड इस ज्वाइंट सीटिंग को प्रिजाइड करने की जो अथॉरिटी है वो स्पीकर के पास है और इस ज्वाइंट सीटिंग को प्रेसिडेंट ही सम्मन करते हैं दोनों हाउसेज में एक डेडलॉक को ब्लॉक करने के लिए। कि सपोज लोकसभा में किसी बिल को पास कर दिया गया है बट राज्यसभा में उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, अब कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज करी जा रही हैं या फिर राज्यसभा में उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा है, तो उस केस में फिर डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग सम्मन करेंगे एंड उसको प्रिजाइड करेंगे स्पीकर। इसके साथ ही देखिए ये सीक्रेट सिटिंग को भी अलाउ कर सकते हैं अगर लीडर ऑफ हाउस ने बोला है। लीडर ऑफ हाउस होते हैं प्राइम मिनिस्टर। देखिए यहाँ पर लीडर ऑफ हाउस की बात करी जा रही है, अगर तो क्वेश्चन में लिखा हो हेड ऑफ लोकसभा तो वो तो होंगे स्पीकर, बट अगर लीडर ऑफ हाउस की बात करी जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर है। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि किसी सीक्रेट सिटिंग की जरूरत है हाउस की, तो उस केस में फिर ये स्पीकर उस सिटिंग को भी अलाउ करेंगे एंड सीक्रेट सिटिंग के केस में गैलरी में, लॉबी में, किसी भी जगह पर किसी थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं करा जाएगा जब तक स्पीकर की परमिशन ना हो। इसके साथ ही मनी बिल को इंडोर्स करने की पावर भी सिर्फ स्पीकर की ही है एंड इसके लिए उनके पास फाइनल अथॉरिटी है स्पीकर के पास। जब भी बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाने से पहले स्पीकर अपने साइन करते हैं उस बिल के ऊपर कि हाँ ये मनी बिल है, क्योंकि जब भी अब देखिए राज्यसभा में ये बिल गया मनी बिल, उसके ऊपर जब भी स्पीकर के साइन देखे जाएंगे कि हाँ स्पीकर ने एंडोर्स कर दिया है कि ये एक मनी बिल है, तो उस केस में फिर राज्यसभा के पास बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड पावर्स रह जाती हैं विद रिगार्ड टू मनी बिल, तो स्पीकर ही इस बिल को एंडोर्स करते हैं। उसके साथ ही देखिए जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की पावर भी ये स्पीकर के पास ही होती है। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन देखिए डिफेक्शन के केस में है, अगर तो डिफेक्शन के बेसिस पर किसी को डिस्क्वालीफाई करा गया है तो फाइनल अथॉरिटी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होगी एंड इन केस ऑफ लोकसभा ये अथॉरिटी स्पीकर के पास होगी। और ये मैंने पहले ही बताया है, बट अगर कोई रोपा के केस पर रोपा के थ्रू कोई एमपी डिस्क्वालीफाई हुआ है, उस केस में फाइनल अथॉरिटी फिर प्रेसिडेंट के पास होती है विद कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इस डिफरेंस को आपने याद रखना है। एंड डिफेक्शन से रिलेटेड ही देखिए एक किहोटो हलोहन केस है। किहोटो हलोहन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होगी दैट जजमेंट विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इसके साथ ही स्पीकर इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का थोड़ा सा बताऊंगी, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, 1949 में ये बनी थी। इसमें जितनी भी फॉर्मर लोकसभा थी उसके मेंबर्स भी हो सकते हैं, जो करंट मेंबर्स हैं वो भी इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। और इस इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का काम होता है इंडियन पार्लियामेंट और जितने भी वर्ल्ड के पार्लियामेंट होते हैं उनके बीच में एक लिंक बिठाए रखना। तो कंट्री के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जब कॉन्फ्रेंस होगी उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी खुद स्पीकर ही होंगे। अब स्पीकर देखिए एंड पार्लियामेंट्री कमेटीज के चेयरमैन को अपॉइंट करने का काम भी स्पीकर को ही दिया जाता है। पार्लियामेंट्री कमेटीज को हमने नेक्स्ट चैप्टर में देखना है। इन सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज के चेयरमैन को अपॉइंट करने की अथॉरिटी है स्पीकर के पास। इसके साथ ही
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के खुद चेयरमैन होंगे, साथ ही रूल्स कमेटी। अब देखिए ये जो जितनी भी ये कमेटी है ना, इनको हमने पार्लियामेंट्री चैप्टर में कवर करना है, तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं बता रही हूँ इसके रिगार्डिंग। अब चलते हैं इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी पर। देखिए जो स्पीकर का ऑफिस है इसकी इंडिपेंडेंस बनी रहे, इसीलिए ही हमने पहले भी देखा था कि जो भी इनको सैलरी मिलती है, अलाउंस मिलती है, दैट इज चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दो तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, चार्ज्ड ऑन एक्सपेंडिचर एंड मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर। एंड चार्ज्ड ऑन एक्सपेंडिचर के केस में पार्लियामेंट की इंटरफेरेंस नहीं हो सकती है, और ये इंटरफेरेंस को क्यों आर्म्स लेंथ पर रखा जाता है, ताकि इस ऑफिस का प्रेस्टीज बना रहे, स्पीकर के ऑफिस की अथॉरिटी बनी रहे, ये इम्पार्शियलिटी से काम कर सके। क्योंकि हमारे इंडिया में ये जनरली रूलिंग पार्टी से आते हैं, और रूलिंग पार्टी अगर इनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेगी तो इनके ऑफिस की इम्पार्शियलिटी तो रहेगी ही नहीं। ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। ब्रिटेन में जब भी स्पीकर ये पोजीशन लेते हैं स्पीकर की, उस टाइम पर उनको अपनी पार्टी से रिजाइन करना होता है, बट हमारे इंडिया में ये चीज़ नहीं होती है। तो इसकी इंडिपेंडेंस इम्पार्शियलिटी को मेंटेन करने के लिए ही ये सारी कुछ प्रोविजंस दी गई हैं। सबसे पहले तो इनके जो टेन्यूर है उनको सिक्योर करा गया है। इनको ऐसे ही प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर नहीं रखा गया है जैसे कि बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। इनके लिए एक रिमूवल रेजोल्यूशन पास होता है। रिमूवल मोशन इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होती है, ना कि सिंपल मेजोरिटी से। एंड इसके साथ ही इसको हाउस के एटलीस्ट 50 मेंबर्स का भी सपोर्ट होना चाहिए, तभी ये रिमूवल मोशन कंसिडर करी जाएगी। तो ये इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर भी दी गई है। एंड इसके साथ ही जो इनकी सैलरी एंड अलाउंस है, ये मैंने ऑलरेडी बताया, दीज आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ताकि पार्लियामेंट की इंटरफेरेंस ना हो इनके ऊपर। इनकी सैलरी के ऊपर एनुअल वोट नहीं करी जा सकती है। और इसके साथ ही स्पीकर का कंडक्ट, स्पीकर का वर्क, इनके जो वर्क एथिक्स होंगे, इनको लोकसभा में क्रिटिसाइज नहीं करा जा सकता है एक्सेप्ट सब्सटेंटिव मोशन। देखिए सब्सटेंटिव मोशन वर्ड से ही पता चलता है, अगर कोई सब्सटेंशियल पार्ट को डिस्कस करना है, किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करना है, उसके लिए सब्सटेंटिव मोशन पास करी जाती है लोकसभा में। और अगर स्पीकर का कंडक्ट, उनके वर्क एथिक्स को डिस्कस करना है, तो उसके लिए भी पहले सब्सटेंटिव मोशन ही पास करनी होगी, उसके बाद ही ये चीज करी जा सकती है। एंड उसके साथ ही जो स्पीकर की पावर है, 3 सोर्सेज से इनको पावर्स मिली हुई हैं। इनकी जो पावर्स है प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए, बिजनेस की ट्रांजैक्शन के लिए, हाउस में ऑर्डर मेंटेन रखना, इन सारी चीज़ों को कोर्ट में डिस्कस नहीं करा जा सकता। दीज आर आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू। देखिए जो जब ये डिफेक्शन के बेसिस पर किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई करेंगे, वो इनका जो डिसीजन होगा वो कोर्ट में डिस्कस करा जा सकता है, बट बाकी की जो अदरवाइज इनकी पावर्स हैं उनको कोर्ट में डिस्कस नहीं करा जाएगा। ये इनकी इंडिपेंडेंस के लिए रखा गया है। एंड इनके साथ ही इनको एक स्पेशल पावर दी गई है कास्टिंग वोट की। फर्स्ट इंस्टेंस पर ये प्रोसीडिंग की फर्स्ट इंस्टेंस पर वोट नहीं करेंगे, जब एक टाई हो जाएगी तो उस टाई को ब्रेक करने के लिए वोट करेंगे। ये इनकी स्पेशल पावर है। एंड उसके साथ ही देखिए 7th रैंक दिया गया है लक्ष्मीकांत में। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपने एक बार क्रॉस चेक करना है। आई थिंक ये 6 ही होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पर 6 ही लिखा हुआ है, बट लक्ष्मीकांत में क्योंकि 7th दिया गया है, तो इस चीज़ को बस आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। तो देखिए इस ऑफिस की प्रेस्टीज को बनाए रखने के लिए इनकी जो इम्पार्शियलिटी है वो सिने क्वा नॉन बन जाती है। देखिए लक्ष्मीकांत में ना एक वर्ड लिखा गया है सिने क्वा नॉन। सिने क्वा नॉन का मतलब है कोई बहुत ही ज़्यादा असेंशियल चीज़, इनडिस्पेंसेबल चीज़, इसके अलावा काम नहीं चल सकता, इसके बिना काम नहीं चल सकता, सॉरी। तो इसीलिए ही इसकी इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं स्पीकर के ऑफिस के लिए। अब नेक्स्ट है देखिए डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर जैसे रूलिंग पार्टी से आते हैं बाय कन्वेंशन, वैसे ही डेप्यूटी स्पीकर जनरली ऑपोजिशन पार्टी से आते हैं बाय कन्वेंशन, बाय पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। और इनको भी मेंबर्स में से ही इलेक्ट करा जाता है। जैसे स्पीकर भी लोकसभा के मेंबर्स में से इलेक्ट हुए थे, डेप्यूटी स्पीकर को भी लोकसभा के मेंबर्स में से ही इलेक्ट करा जाता है। बट आफ्टर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर, जब स्पीकर इलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद ही फिर डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करा जाएगा। और फिर इनकी इलेक्शन के लिए स्पीकर ही डेट भी फिक्स करेंगे, एंड स्पीकर ही इनके इलेक्शन के एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी होंगे। और अब साथ में ही देखिए जो डेप्यूटी स्पीकर है ये स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं है, इनके बिलो पोजीशन नहीं है, ये डायरेक्टली हाउस को ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेप्यूटी स्पीकर। इनकी वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी?
सेम देखिए स्पीकर के जैसे, अगर ये एमपी नहीं रहे, हाउस के मेंबर नहीं रहे, क्योंकि हाउस में से ही इनको इलेक्ट करा गया है, और अगर हाउस के मेंबर ही नहीं रहेंगे तो फिर ये डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं रहेंगे। ऐसे अगर इन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया है स्पीकर को, और या फिर इनको रिमूव करा गया है बाय रिमूवल रेजोल्यूशन, इनके केस में भी इफेक्टिव मेजोरिटी से ही ये रिमूवल रेजोल्यूशन पास होता है, एंड एडवांस में 14 डेज का नोटिस भी दिया जाता है। इनको अपॉइंट क्यों करा जाता है कि जब भी स्पीकर का ऑफिस वेकेंट हो या फिर स्पीकर एब्सेंट हो, तो उस टाइम पर हाउस को प्रिजाइड करने की या फिर हाउस की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो डेप्यूटी स्पीकर के पास चली जाती हैं। जैसे ही स्पीकर के पावर्स होंगी, अब इस केस में वैसे ही सारी की सारी पावर्स जो होंगी वो डेप्यूटी स्पीकर के पास चली जाएंगी। इनफैक्ट हाउस की जो ज्वाइंट सीटिंग होगी दोनों हाउसेस की, उसको प्रिजाइड करने की पावर भी डेप्यूटी स्पीकर के पास चली जाएगी। मतलब कि जब भी स्पीकर नहीं होंगे उस केस में सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेप्यूटी स्पीकर की होगी। इसके साथ ही इनके पास एक स्पेशल प्रिविलेज भी है कि जब भी ये किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर बनते हैं डेप्यूटी स्पीकर, तो ये ऑटोमेटिकली ही उसके चेयरमैन भी बन जाते हैं। स्पीकर के जैसे ही इनके पास भी फिर कास्टिंग वोट की पावर आ जाएगी जब स्पीकर ऑफिस में नहीं होंगे। बट जब भी स्पीकर ऑफिस में रहेंगे, जब भी स्पीकर प्रेजेंट रहेंगे, उस केस में डेप्यूटी स्पीकर एक नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी मेंबर के जैसे ही होंगे। हाउस में ऑर्डिनरी मेंबर के जैसे ही ये पार्टिसिपेट करेंगे और फर्स्ट इंस्टेंस में वोट भी करेंगे। अब देखिए कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं लक्ष्मीकांत में, वो सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक तो देखिए स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर की ओथ, इनको कोई अलग से ओथ लेनी नहीं पड़ती है। जब ये हाउस के मेंबर बने थे, जब ये एमपी बने थे, उसी टाइम पर जो इनको ओथ ली गई थी, जो इन्होंने ओथ ली थी एमपी बनने से पहले, वही ओथ चलेगी। इनको स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर के लिए अलग से ओथ नहीं लेनी होती है। और ये दोनों ऑफिसर्स 1921 में आए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से या फिर मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद इस ऑफिस को क्रिएट करा गया था। बस इस पोजीशन को स्पीकर को उस टाइम पर प्रेसिडेंट बोलते थे एंड डेप्यूटी स्पीकर को डेप्यूटी प्रेसिडेंट बोलते थे। एंड देखिए जो सबसे पहले बने थे, जो सबसे पहले स्पीकर बने थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो थे फ्रेडरिक वाइट, एंड जो डेप्यूटी स्पीकर थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। बट 1925 में जो फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन थे, अब देखिए यहाँ पर इलेक्टेड इंडियन की बात करी गई है, फर्स्ट इंडियन जो कि इलेक्टेड थे वो थे विठल भाई जे पटेल, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, तो इनका नाम भी आपने याद रखना है। इसके साथ ही दो नेम और याद रखने हैं, जीवी मावलंकर एंड अनंत सायनाम अयंगर, सॉरी अगेन फॉर प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो। ये फर्स्ट स्पीकर एंड फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर बने थे लोकसभा के। देखिए अब ये ना नेम चेंज होने के बाद है, जो नेम है वो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की जगह पर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर यूज करना स्टार्ट कर दिया था। बट स्टिल 1947 तक इस नॉमेनक्लेचर को अभी तक यूज नहीं करा गया था, इस 1935 के एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करा गया था फॉर दीज नेम्स स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। अब जो नेक्स्ट ऑफिसर्स हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो है पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। देखिए इनका काम होता है, अगर ऑफिस में स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही एब्सेंट हैं, जस्ट एब्सेंट हैं, अगर एब्सेंट है तो उस केस में इन 10 मेंबर्स में से कोई एक हाउस को प्रिजाइड करेगा। 10 मेंबर्स हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन में, बट अगर वैकेंसी है तो उस केस में इनमें से कोई भी हाउस को प्रिजाइड नहीं करेगा। उस केस में फिर प्रेसिडेंट किसी मेंबर को नॉमिनेट करेंगे, प्रेसिडेंट किसी हाउस के मेंबर को ये ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट है स्पीकर प्रोटेम। ये हमने ऑलरेडी भी देखा है कि जब भी एक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा बनेगी, उसकी फर्स्ट सिटिंग तक लास्ट लोकसभा से लेकर, जब भी उसने लास्ट लोकसभा ने अपना ऑफिस वैकेट करा, इस टाइम से लेकर न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग या फिर फर्स्ट मीटिंग तक, जब तक एक न्यू स्पीकर बन नहीं जाते, उस टाइम तक, इस टाइम पीरियड के लिए एक स्पीकर प्रोटेम को अपॉइंट करा जाता है बाय प्रेसिडेंट। एंड ये स्पीकर प्रोटेम सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं हाउस के। प्रेसिडेंट ही इनको ओथ देते हैं, बट इनकी इलेक्शन के बाद जब स्पीकर की इलेक्शन होगी तो उस इलेक्शन के लिए फिर ये खुद हाउस को प्रिजाइड करेंगे। स्पीकर की इलेक्शन के लिए ये खुद ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे प्रोटेम, स्पीकर प्रोटेम। एंड उसके साथ ही हाउस के बाकी मेंबर्स को भी ओथ एडमिनिस्टर का काम फिर ये करेंगे स्पीकर प्रोटेम। तो यही एक टेम्परेरी ऑफिस है, ये इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है बस इस गैप पीरियड के लिए।
उसके बाद देखिए है राज्यसभा, ये सारे लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। राज्यसभा के केस में अब देखिए है चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन एंड पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। चेयरमैन का देखिए तो वाइस प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। एक्स ऑफिशियो का मतलब है बाय द कैपेसिटी ऑफ दैट ऑफिस, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है, इस ऑफिस की वजह से ही इनको राज्यसभा का चेयरमैन बनने की भी पावर मिल चुकी है, जस्ट बिकॉज ही और शी इज अ वाइस प्रेसिडेंट। इस ऑफिस की वजह से ही, क्योंकि अब ये इस ऑफिस की वजह से चेयरमैन बने हैं। जब ये वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से रिमूव होंगे तभी फिर ये चेयरमैन की पोजीशन से भी रिमूव होंगे। चेयरमैन का, राज्यसभा के चेयरमैन का कोई अलग से रिमूवल रेजोल्यूशन नहीं होता है। जब वो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से हट गए उसी टाइम पर फिर वो चेयरमैन भी नहीं रहेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल रेजोल्यूशन कैसे होता है, देखिए राज्यसभा में इनका रिमूवल रेजोल्यूशन पास होगा इफेक्टिव मेजोरिटी से, एंड लोकसभा में इनका रिमूवल रेजोल्यूशन पास होगा सिंपल मेजोरिटी से वाइस प्रेसिडेंट का। और जैसे ही ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे उस केस में फिर ये चेयरमैन की पोजीशन से भी हट जाएंगे। इनकी जो पावर्स होंगी वो स्पीकर के जैसे ही होंगी। हाउस में सारी डेकोरम वगैरह मेंटेन रखना, हाउस की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो जो हमने स्पीकर की देखी हैं वो सेम यहाँ पर भी होंगी, एक्सेप्ट ये मनी बिल। मनी बिल को इंडोर्स करने का काम सिर्फ स्पीकर का ही है। ऐसे ही ज्वाइंट सिटिंग को ये प्रिजाइड करना वो भी सिर्फ स्पीकर को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। एंड उसके साथ ही पार्लियामेंट्री कमेटीज के ऊपर कंट्रोल भी स्पीकर का ही रहता है, ना कि राज्यसभा के चेयरमैन का। अब देखिए ये जो राज्यसभा का चेयरमैन है ये कोई एमपी नहीं होता है, और स्पीकर के जैसे ही इनके पास भी कास्टिंग वोट की ही पावर होती है, ना कि वोटिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ऐसे ही देखिए जब इनके अगेंस्ट रिमूवल रेजोल्यूशन चल रहा होगा वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, उस टाइम पर ये हाउस को प्रिजाइड नहीं करेंगे। बट स्पीकर और चेयरमैन में एक डिफरेंस होता है। जब इनके अगेंस्ट रिमूवल रेजोल्यूशन चल रहा होता है तो देखिए स्पीकर तो फर्स्ट इंस्टेंस में फिर वोट कर पाएगा जब उसके अगेंस्ट रिमूवल रेजोल्यूशन चल रहा है। बट जब वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट रिमूवल रेजोल्यूशन चल रहा है तो उस टाइम पर उनके पास वोटिंग की पावर नहीं होती है। स्पीकर के पास फर्स्ट इंस्टेंस में उस टाइम पर वोटिंग की पावर होगी इन केस ऑफ रिमूवल रेजोल्यूशन अगेंस्ट स्पीकर। बट अगर रिमूवल रेजोल्यूशन वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट चल रहा है तो इनके पास फर्स्ट इंस्टेंस पर वोटिंग की पावर नहीं होगी। इस डिफरेंस को आपने याद रखना है। बाकी तो देखिए सब सेम ही है स्पीकर के जैसे। इनको भी जो सैलरी अलाउंस मिलती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज करी जाती है एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू द एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट। एंड उसके साथ ही जब वाइस प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे होंगे, जब भी प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं होंगे उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। फिर इस टाइम पर उनको प्रेसिडेंट की अलाउंस और सैलरी ही मिलेगी, ना कि वाइस प्रेसिडेंट की या फिर ना कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। अब देखिए जो डेप्यूटी चेयरमैन है ये भी एमपी ही होते हैं राज्यसभा के। हाउस में से ही इनको इलेक्ट करा जाता है, क्योंकि देखिए चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको हाउस में से इलेक्ट नहीं करा गया है। तो ये हाउस के मेंबर भी नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन ये हाउस के मेंबर भी नहीं थे। बट डेप्यूटी चेयरमैन को क्योंकि हाउस में से ही इलेक्ट करा गया है तो वो हाउस के ही मेंबर हैं और वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं राज्यसभा को। इनकी वैकेंसी भी सेम ही वे में क्रिएट होगी अगर ये हाउस के मेंबर नहीं रहेंगे तब, और या फिर अब इन्होंने रिजाइन कर दिया है चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर, और या फिर इनके अगेंस्ट भी रेजोल्यूशन चल रहा है और ये रेजोल्यूशन भी इफेक्टिव मेजोरिटी से ही पास होगा। 14 डेज का एडवांस नोटिस दिया जाएगा एंड उसके साथ ही डेप्यूटी चेयरमैन को अपॉइंट करा जाता है चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने के लिए। जब भी ये ऑफिस में नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे या फिर वैकेंसी होगी, उस केस में डेप्यूटी चेयरमैन ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। सारी पावर्स जो होंगी वो इन्हीं के पास ही चली जाएंगी। अब इनके पास भी सेम जैसी ही पावर्स हो जाएंगी चेयरमैन के जैसे ही। इनके पास भी कास्टिंग वोट आ जाएगी, फर्स्ट इंस्टेंस पर इनके पास वोट नहीं होगी। उसके साथ ही जब भी ये चेयरमैन हाउस में होंगे, जब भी चेयरमैन अवेलेबल है उस टाइम पर डेप्यूटी चेयरमैन एक नॉर्मल मेंबर के जैसे होगा, ऑर्डिनरी मेंबर के जैसे ही वो हाउस में पार्टिसिपेट कर सकता है, स्पीक कर सकता है, किसी भी प्रोसीडिंग के ऊपर वोट भी कर सकता है, एक नॉर्मल एमपी के जैसे ही जब भी चेयरमैन अवेलेबल है। अब जो नेक्स्ट ऑफिसर है वो है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। देखिए जैसे
पैनल ऑफ चेयरपर्सन अपॉइंट करा जाता था, लोकसभा में 10 मेंबर्स अपॉइंट करे जाते थे। ऐसे ही राज्यसभा में भी 6 मेंबर्स को नॉमिनेट करा जाता है इस पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन के लिए, जब भी एब्सेंट हो दोनों ही चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, सिर्फ एब्सेंट हो। वैकेंसी के केस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाएगी कोई भी पर्सन जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, सेम ही है पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा के जैसे। उसमें भी सिर्फ एब्सेंस के केस में ही इन पैनल में से एक मेंबर हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या फिर हाउस को प्रिजाइड करेगा। बट अगर वैकेंसी है तो उस केस में कोई भी पर्सन जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, उसी पर्सन को ही वो ड्यूटीज परफॉर्म करनी होगी। इसके साथ ही दोनों हाउसेस के लिए एक सेक्रेटरीट भी होता है, एक स्टाफ ऑफिस होता है अलग से। दोनों ही हाउसेस राज्यसभा एंड लोकसभा के लिए अपना अपना इनका स्टाफ होगा। इनकी जो भी सर्विस कंडीशंस होंगी, सारी की सारी जो पावर्स होंगी इन सेक्रेटरीट के रिगार्डिंग, वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही होगी। और इनको हेड करा जाता है एक जनरल सेक्रेटरी जनरल के थ्रू इनके हेड होते हैं। एंड इनको अपॉइंट करा जाता है हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा के केस में स्पीकर इस सेक्रेटरीट को अपॉइंट करेंगे एंड राज्यसभा के केस में इनको अपॉइंट करा जाएगा बाय चेयरमैन। तो ये इनका एक अलग से हेल्प करने के लिए स्टाफ रहता है। इसके साथ ही एक और फैक्ट था स्पीकर प्रोटेम के लिए। देखिए एक लक्ष्मीकांत में मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता का नाम दिया गया है। इंद्रजीत गुप्ता का नाम दिया गया है जो एक स्पीकर प्रोटेम थे। 2 दिन के लिए ही थे ये। 1999 में 13th लोकसभा की एग्जाम्पल है ये। इनका नेम आप याद रख लीजिएगा। स्पीकर प्रोटेम रहे हैं ये 2 दिन के लिए। अब नेक्स्ट देखिए है लीडर्स इन पार्लियामेंट। अब जो हमने कवर करा है वो सारे ऑफिसर्स हाउस के, दोनों हाउसेस के कवर हो गए हैं। नेक्स्ट है लीडर्स इन पार्लियामेंट। 3 तरह के हैं देखिए, एक तो लीडर ऑफ हाउस, देन लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड व्हिप। सबसे पहले है लीडर ऑफ हाउस। ऑलरेडी मैंने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर को ही लीडर ऑफ हाउस माना जाता है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ लोकसभा। बट ये चीज़ कंपलसरी नहीं है कि लोकसभा में सिर्फ प्रेसिडेंट ही लीडर ऑफ हाउस हो। कोई भी मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद नॉमिनेट करा हो या फिर लोकसभा का मेंबर हो, वो मिनिस्टर भी हाउस का लीडर बन सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर ने उसको नॉमिनेट करा है। अच्छा, इससे पहले जो लीडर ऑफ हाउस है इसको मेंशन करा गया है रूल्स ऑफ हाउस में। एंड जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इसको मेंशन करा गया है पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट बुक में। इस चीज को भी आप याद रख लीजिएगा। एंड देखिए लोकसभा के केस में तो हाउस का लीडर बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर या फिर खुद कोई मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट करा हो और लोकसभा का मेंबर हो। ऐसे ही राज्यसभा के केस में भी एक हाउस का लीडर होगा। वो कौन सा होगा? कोई भी मिनिस्टर जो राज्यसभा का ही मेंबर हो एंड उसको प्राइम मिनिस्टर ने ही नॉमिनेट करा हो, तो वो मिनिस्टर फिर राज्यसभा का लीडर ऑफ हाउस बन जाएगा। लीडर ऑफ हाउस गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जो भी जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट होती है उसका रिप्रेजेंटेटिव, फ्लोर में पॉलिसीज को अनाउंस करना, ऐसे ही बिजनेस का कंडक्ट कैसा रहेगा, सारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना, ये सारे काम लीडर ऑफ हाउस को दिए जाते हैं दोनों ही हाउसेज में, लोकसभा एंड राज्यसभा में। अब देखिए जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ये ऑपोजिशन पार्टीज के लिए होता है। जिस भी ऑपोजिशन पार्टी की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, मैक्सिमम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होगी, उसमें से भी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया जाता है, अपॉइंट करा जाता है लोकसभा के लिए भी एंड राज्यसभा के लिए भी। इस ऑफिस को रिकॉग्नाइज करा गया था 1969 में। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिली थी 1977 में। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट, इस एक्ट के थ्रू 1977 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउसेस के लिए रिकॉग्निशन दी गई थी, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। अब देखिए न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑपोजिशन पार्टी के पास 1/10 तो कम से कम सीट्स होनी ही चाहिए हाउस में, राज्यसभा के केस में भी एंड लोकसभा के केस में भी। और इसी को ही मिनिमम क्राइटेरिया माना जाता है किसी भी पार्टी को एक ऑपोजिशन पार्टी कंसिडर करने के लिए। अगर उसके पास ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ये न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, उसके बाद ही उसको रिकॉग्निशन दी जाती है ऑपोजिशन पार्टी की। एंड यूएसए में इस फंक्शनरी को माइनॉरिटी लीडर माना जाता है, नेम दिया गया है। एंड ऐसे ही लीडर ऑफ हाउस को यूएसए में मेजॉरिटी लीडर
कहा जाता है ना। देखिए, अगर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ के पास सेम ये न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, उनके वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ इस न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हैं, तो ऑपोजिशन पार्टी कौन सी होगी, वो डिसीजन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ही होगा। स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा वही डिसाइड करेंगे कि फिर किस पार्टी को ऑपोजिशन पार्टी कंसिडर करा जाएगा। दोनों ही ये जो लीडर ऑफ हाउस एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इन दोनों को ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं करा गया है। लीडर ऑफ हाउस रूल्स ऑफ हाउस में है एंड जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इनको मेंशन करा गया है पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में। इसके साथ ही देखिए एक विप भी है। ओके, उससे पहले ब्रिटेन में भी एक शैडो कैबिनेट है। शैडो कैबिनेट का मतलब है कि जो एक पार्टी पावर में है उसका एक अपना कैबिनेट होगा, उस कैबिनेट में जो भी मिनिस्टर होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और ऑपोजिशन पार्टी का मिनिस्टर भी होगा। ऑपोजिशन पार्टी अपना एक कैबिनेट बनाएगी जिसको शैडो कैबिनेट बोला जाएगा, और जो पार्टी रूलिंग में होगी उसके मिनिस्टर के कॉरस्पॉन्डिंग हर एक मिनिस्टर भी अवेलेबल होगा ऑपोजिशन पार्टी में। और इसका पर्पस क्या होता है कि जब भी ये रूलिंग पार्टी फॉल कर जाएगी या फिर इसकी डिफीट हो जाएगी हाउस में, उस केस में ये ऑपोजिशन पार्टी अपना एक रेडीमेड अवेलेबल गवर्नमेंट है ये ऑपोजिशन पार्टी का। इसीलिए ही आइवर जेनिंग्स ने ऑपोजिशन के जो लीडर है उसको ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर बोला है, क्योंकि जब भी रूलिंग पार्टी फॉल करेगी ये अपनी गवर्नमेंट लेके आ सकती है ऑपोजिशन पार्टी। अब देखिए विप को देखिए ना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करा गया है और ना ही रूल्स ऑफ हाउस में। बाय पार्लियामेंट्री कन्वेंशन ही इनको यूज करना स्टार्ट करा गया है इस विप को। देखिए, अब विप है क्या, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एक विप अपॉइंट करेगी जिसके मेंबर्स का काम होगा एक असिस्टेंट के जैसे, हाउस में फ्लोर में एक असिस्टेंट लीडर के जैसे काम करना ही इस विप विप की पावर होगी। हाउस में पॉलिटिकल पार्टी के सारे मेंबर्स अवेलेबल हो, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो, ये इंश्योर करना भी इस विप का काम होगा। सारे के सारे मेंबर्स हाउस में उसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, इस चीज़ को इंश्योर करना भी विप का काम है। एंड मेंबर्स को डायरेक्शंस देना कि कैसे वो लोग बिहेव करेंगे, कैसे वो लोग वोट करेंगे, यस या नो में वोट करेंगे, सारी डायरेक्शंस विप के द्वारा ही दी जाती हैं पार्टी मेंबर्स को। अब देखिए, लोकसभा के लिए भी एक चीफ विप होगा और ऐसे ही राज्यसभा के लिए भी एक चीफ विप होगा। लोकसभा के केस में चीफ विप होगा मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड राज्यसभा में ये पोजीशन होगी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए। ये चीज़ आप याद रखना। और ये दोनों ही लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे लीडर ऑफ हाउस को। इसके साथ ही लक्ष्मीकांत में बताया गया है कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी या रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप का चीफ विप उसको टेलीफोनिक फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी एंड साथ में ही उसको अपना एक स्टाफ भी मिलेगा इस चीफ विप को। और इस रिकॉग्नाइज्ड पार्टी एंड रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप को भी डिफाइन करा गया है लक्ष्मीकांत में कि जिस भी पार्टी के पास लोकसभा में 55 मेंबर्स होंगे उसको रिकॉग्नाइज्ड पार्टी माना जाएगा लोकसभा में, और ऐसे ही अगर राज्यसभा में 25 मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर पार्टी के तो राज्यसभा में फिर वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कंसिडर होगी। ऐसे ही रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप का नंबर भी एक दिया गया है, लोकसभा के लिए 30 मेंबर्स एंड राज्यसभा में 15 मेंबर्स। तो ऐसे ग्रुप को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को एक रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप कंसिडर करा जाएगा लोकसभा एंड राज्यसभा के लिए।